हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें स्टार्ट करना है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। मैं ये बोलूँगा ये इस चैप्टर का कोर टॉपिक है, मतलब इस चैप्टर का हार्ट है। इस चैप्टर का ऐसा मेन टॉपिक है जिसके लिए ही ये चैप्टर बना हुआ है। टॉपिक का नाम आपको दिख रहा है, क्या नाम है? प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन मतलब क्या होता है? फंक्शन शब्द का मतलब क्या होता है? कोई भी दो चीज़ों के बीच में जब हम रिलेशन की स्टडी करते हैं, व्हेन वी स्टडी द रिलेशन बिटवीन एनी टू थिंग्स, दैट इज कॉल्ड अ फंक्शन। अब वो दो चीज़ें कौन सी होगी वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा फंक्शन पढ़ रहे हैं। जैसे अभी हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करेंगे तो यहां पर हम किन दो चीज़ों का रिलेशन पढ़ेंगे वो अलग हो सकता है। जब डिमांड फंक्शन नाम का कॉन्सेप्ट देखा जाता है तो वहां जिन दो चीज़ों की स्टडी की जाती है वो अलग होती है। तो कहने का मतलब है, अब जबकि हम स्पेसिफिकली प्रोडक्शन फंक्शन नाम का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, तो हम अब ये जानते हैं कि बिटवीन विच टू थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी द रिलेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इस बात को समझते हैं जरा। बहुत ध्यान से आप देखेंगे, मैंने आपको जैसा कि बताया, प्रोडक्शन फंक्शन टेल्स अस द रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स। नाउ व्हाट टू थिंग्स, वो हम अभी देख लेते हैं। यहां पर हम स्टडी करने वाले हैं द रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट। अब आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। आपको ये इनपुट और आउटपुट कोई नए वर्ड्स नहीं लग रहे होंगे, लगने भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन के चैप्टर की स्टार्टिंग हमारी इस ही बात से हुई थी। मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन क्या होता है, हमने डिस्कस किया था प्रोडक्शन की। हमने दो तरह से डेफिनेशंस देखी थी, याद है आपको वो दो डेफिनेशंस? फर्स्ट, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट। किसको किसमें? इनपुट्स को आउटपुट में बदलने का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। दूसरी बात, एक और भी डेफिनेशन हमने देखी थी, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग या एडिंग यूटिलिटी टू द इनपुट्स। इनपुट्स में जो हम यूटिलिटी जोड़ने का काम करते हैं, इसी काम को हम प्रोडक्शन कह सकते हैं। ये दो तरह से हमने डेफिनेशन देखी थी। अच्छा खैर, हम अभी मेन डेफिनेशन पे आते हैं जो फर्स्ट वाली थी, याद आ गई आपको? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट। इसका मतलब आप सोचिए, प्रोडक्शन के चैप्टर में जो दो मेन टर्म्स हम बार बार यूज करेंगे, बार बार यूज करेंगे, वो यही दो टर्म्स होंगे, एक होगा इनपुट और एक होगा आउटपुट। और इसीलिए यहां पर भी आप देख रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन में आप साफ देख पा रहे हैं, यहां पर इनपुट्स और आउटपुट के बीच का रिलेशन ही हमें यहां पर बताया गया है। ठीक है, तो वी स्टडी द रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। फिर एक बात आती है, यहां पर फिजिकल वर्ड क्यों लगाया गया है? इन द सेंस, यहां पर लिखा है हम फिजिकल इनपुट्स और फिजिकल आउटपुट के बीच में रिलेशन देखते हैं, तो ये फिजिकल वर्ड हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, अब मैं आपको वो बताता हूं। बहुत ध्यान से आप सुनेंगे, बहुत ध्यान से। यहां फिजिकल वर्ड का क्या मतलब है, बहुत ध्यान से हम सुनने वाले हैं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं मुझे एक आउटपुट बनाना है, उस आउटपुट का नाम है टेबल। आई हैव टू प्रोड्यूस एन आउटपुट कॉल्ड टेबल। मुझे एक टेबल बनानी है, ठीक है? तो मुझे बनानी है एक टेबल, एग्जैक्टली एक टेबल मुझे बनानी है, वन टेबल। कोई ने मुझे पूछा, आप जरा ये बताओ, एक टेबल बनाने के लिए आपको क्या क्या इनपुट्स की जरूरत है, राइट? मुझे ये पूछा गया व्हाट इनपुट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस आउटपुट। अब मैं ये जो इनपुट्स वाली बात है, ये किस तरह से बताऊंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। मेरे से पूछा गया आपको कितने इनपुट चाहिए, क्या क्या इनपुट चाहिए, तो मैं इसका जवाब दो तरीके से दे सकता हूं। मैं इसका जवाब दो तरीके से दे सकता हूं। पहला तरीका, जिसमें मैं क्वांटिटीज बताऊंगा। मान लीजिए मुझे क्या क्या इनपुट्स चाहिए, लकड़ी चाहिए, मान लेते हैं मुझे कोई कोई जगह स्टील भी लगाना पड़ेगा, मान लेते हैं मुझे फिर फेविकॉल भी चाहिए होगा, या जो भी चिपकाने के साधन है वो भी, कीले लगानी होगी। मुझे एक वर्कर चाहिए जो ये सारा काम करेगा, जिसको हम लेबरर कह सकते हैं। मुझे फिर एक प्लेस तो चाहिए ही चाहिए, एक जगह तो चाहिए ही, जिसके बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता काम। तो ऐसे ये सारे इनपुट्स मुझे चाहिए। आप ये तो जानते ही हैं कि ये जो इनपुट्स होते हैं, इनको इकोनॉमिक्स में चार ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा जाता है: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। चार ब्रॉड कैटेगरीज है।
लेकिन मैं अभी आपको कुछ स्पेसिफिक नाम लेकर के इनपुट्स बता रहा हूँ, स्पेसिफिक नाम लेकर के। जैसे मैंने आपको कई चीज़ें बोली भी, क्या क्या बोला मैंने आपको। लेट्स से मैं कहता हूँ मुझे इतना केजी लकड़ी चाहिए, इतना किलो का लकड़ी चाहिए। फिर मैंने ऐसे ही स्टील के बारे में भी बता दिया कि मुझे इतना किलो स्टील चाहिए। इसी तरह मैंने बता दिया भाई मेरे को इतना यूनिट्स कीले चाहिए, नेल, नेल मतलब आप जानते हैं कील चाहिए। मुझे लेटस से एक वर्कर की ज़रूरत है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ 1, मुझे लेबरर चाहिए। मैंने बता दिया मुझे इतना ग्राम फेविकॉल चाहिए। आप सोचिए, मैंने यहाँ पर ये जो इनपुट्स बताए हैं, वुड, स्टील, लेबरर एटसेट्रा, जो भी मैंने बताए हैं, ये सारे इनपुट्स को मैंने फिजिकल टर्म्स में बताया है। आप बोलेंगे सर फिजिकल टर्म्स का मतलब क्या निकला? फिजिकल टर्म्स का मतलब हुआ मैंने इन सबको यूनिट्स में बताया है, क्वांटिटी में बताया है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि सर और भी कोई तरीका होता है क्या इनको बताने का? ऐसे ही तो बताते हैं। अगर कोई हमसे पूछता है आपको एक टेबल बनाने के लिए इनपुट्स में क्या क्या चाहिए होगा, क्या क्या कितना कितना इनपुट चाहिए होगा, तो हम ऐसे ही तो बताते हैं। लेकिन नहीं, ये इनपुट्स हम एक और तरीके से भी बता सकते हैं। अब आप वो सुनिएगा। मैं हो सकता है जवाब इस तरह दूं कि देखो एक टेबल अगर बनानी है, अगर एक टेबल मुझे बनानी है तो आई विल रिक्वायर इतने रुपए की लकड़ी, इतने रुपए का स्टील। लेट्स से लकड़ी मुझे चाहिए 300 रुपए की, लेट्स से मुझे स्टील चाहिए अगेन 300 रुपए का। फिर मुझे लेटस से 50 रुपीज़ लगेगी किलो के लिए। मुझे अगेन 50 रुपीज़ का चाहिए होगा फेविकॉल, और लेट्स से मुझे 400 रुपीज़ देने पड़ेंगे लेबरर को। आप सोचिए, मैंने उन्हीं इनपुट्स की रिक्वायरमेंट बताई, लेकिन इस बार थोड़े अलग टर्म्स में, इन डिफरेंट टर्म्स। और वो टर्म्स क्या है? मैंने मनी के टर्म्स में बताया है। मैंने इस बार इस तरह बोला है कि मुझे इतने रुपए की ये चीज़ चाहिए। आप सोचिए, ये दो तरीके हैं इनपुट्स को बताने के, इन दोनों में क्या डिफरेंस है हम नोटिस करते हैं बहुत ध्यान से। जो मैंने आपको पहला तरीका बताया था, मैंने आपको जो पहला तरीका बताया था, इसमें तो हम नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे हमने वही इनपुट्स को क्वांटिटी के टर्म्स में बताया, या मैं बोल दूँ यूनिट्स में बताया, विच वी कॉल फिजिकल टर्म्स में बताना। इसको हम कहते हैं फिजिकल टर्म्स में बताना। ये पहला वाला केस हुआ। और सेकंड जो वे मैंने फॉलो किया इनपुट्स को बताने का, उसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम उन्हीं इनपुट्स को मनी के टर्म्स में बता रहे हैं। मनी के टर्म्स में, इन्हीं को मनी के टर्म्स में बता रहे हैं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैंने सेकंड वाले केस में हमारे ये जो इनपुट्स थे, जैसे मान लीजिए मैंने बताया इतना किलो लकड़ी चाहिए, फर्स्ट केस में मैंने क्या बताया था? इतना केजी वुड चाहिए। एक तरह से मैंने उस वुड की कीमत बता दी है 300 रुपए। इसी तरह मैंने फर्स्ट केस में बोला था मुझे इतना किलो स्टील चाहिए, तो सेकंड केस में मैंने उस स्टील की कीमत बता दी है। क्या बता दी? कीमत, यानी प्राइस बता दी। फिर मैंने ये भी बोला मुझे इतना यूनिट्स कीले चाहिए। मान लीजिए मैंने बोला मेरे को 50 कीले चाहिए या 40 कील चाहिए, तो मैंने सेकंड वाली सिचुएशन में उन कीलो की ही कीमत बता दी है। तो हम कर क्या रहे हैं? हम सेकंड वाले केस में इनपुट्स की ही प्राइस बता रहे हैं। हम क्या बता रहे हैं? इनपुट्स की क्वांटिटी बताने के बजाय उनकी प्राइस बता रहे हैं कि इतनी वैल्यू की मुझे इनपुट्स चाहिए, इतने इतने कीमत वाले इनपुट्स मुझे चाहिए, इतने रुपए मेरे खर्च होंगे ये इनपुट्स खरीदने पर। यही तो बता रहा हूं मैं सेकंड केस में। व्हाट आई एम टेलिंग? आई एम टेलिंग द प्राइस ऑफ सच इनपुट्स। तो हम सेकंड वाले केस में मॉनेटरी टर्म्स में चीज को बता रहे हैं। तो हम उसको चाहे मॉनेटरी टर्म्स कह ले, चाहे कह ले इकोनॉमिक टर्म्स में हम बता रहे हैं, बात एक ही है। इकोनॉमिक टर्म्स मतलब वही मनी के टर्म्स में। तो इन द सेकंड केस वी आर एक्सप्रेसिंग एवरीथिंग इन मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी टर्म्स में हम बता रहे हैं। वापस देख लीजिए, फर्स्ट केस में हमने फिजिकल टर्म्स में बताया और सेकंड सिचुएशन में हमने उन्हीं चीजों को मॉनेटरी टर्म्स में बता दिया है। और जब हम, अब आप आगे की बात बहुत ध्यान से सुनिए मेरे से, जब हम
इनपुट्स को मॉनेटरी टर्म्स में बताते हैं, या जब हम इनपुट्स की प्राइस बता देते हैं तो उसको ही कहा जाता है कॉस्ट। उसे क्या कहा जाता है? कॉस्ट। आप सोचिए, मैंने जब बोला कि मुझे 300 रुपए की लकड़ी चाहिए, 300 रुपए का स्टील चाहिए, 50 रुपए की कील चाहिए, 50 रुपए का फेविकॉल चाहिए और 400 रुपए लेबरर के लिए मुझे देने पड़ेंगे। आप जरा इन सबको जोड़िए, कितना आएगा? 1100 रुपीज। बताइए 1100 रुपीज है क्या? बेसिकली मैंने ये खर्चा ही तो बता दिया। टेबल बनाने पर जो खर्चा लग रहा है वही तो है ये 1100। मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता था, मुझे 1100 रुपए खर्च करने पड़ेंगे एक टेबल बनाने के लिए, तो ये कॉस्ट ही तो हो गई। बताइए, कॉस्ट की हमने एक तरह से डेफिनेशन देखी है यहां पर। व्हाट इज कॉस्ट? इट इज द प्राइस ऑफ इनपुट्स। इनपुट्स की ही जो प्राइस होती है वो एक तरह से हमारे लिए कॉस्ट हो जाती है। देखिए, आउटपुट की प्राइस एक अलग चीज होती है। जैसे सोचिए, जो टेबल बन के तैयार होगी मार्केट में, इसकी मैं क्या प्राइस तय करूंगा वो एक अलग बात होगी। मान लेते हैं मैंने इसकी प्राइस तय की 2000 रुपए। ये तो आउटपुट की प्राइस है, जिसको हम नॉर्मली सिंपली प्राइस कहते हैं। ये तो आउटपुट की प्राइस है, लेकिन इसी तरह इनपुट की भी तो प्राइस होती होगी, और इनपुट की प्राइस को हम क्या कह देते हैं? कॉस्ट। आपको समझ में आ रही है ये बातें? कॉन्सेप्ट से ये सारे। अभी मैं टॉपिक में अच्छे से एंटर नहीं हुआ हूं, मैं आपका अभी तक भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का ही काम कर रहा हूं। आप इन बातों को लिख रहे होंगे, बहुत काम की बातें ये सब। कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने में बहुत काम में आने वाली चीजें। तो देखिए, अभी तक के डिस्कशन से जो हमने कंक्लूड किया, एक बार मैं उसको अलग से भी आपके लिए लिखता हूं। देखिए, बहुत ध्यान से आप देखेंगे। अब तक जो हमने समझा, आप खुद सोचिए, हमने यही बात समझी या कुछ और समझा? मैंने आपको अब तक ये बताया कि जब हम इनपुट्स को क्वांटिटी के टर्म्स में बताते हैं, तो उसी को कहते हैं फिजिकल इनपुट्स। और जब हम इनपुट्स को मनी के टर्म्स में बता देते हैं तो हम उसके लिए कह सकते हैं इकोनॉमिक या मॉनेटरी इनपुट्स। ये लैंग्वेज हम यूज कर सकते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई? इनपुट्स को दो टर्म्स में हमने एक्सप्रेस किया, मैंने आपको दोनों बातें यहां पर लिख दी। फिर एक और बात हमने जो समझी वो क्या है, बहुत ध्यान से आप फिर से सुनेंगे। फिर से एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, और वो क्या? वो दूसरी बात ये देखी हमने कि इनपुट्स की प्राइस को ही क्या कहा जाता है? प्राइस ऑफ इनपुट्स इज कॉल्ड व्हाट? इनपुट्स की प्राइस को ही क्या कहा जाता है? कॉस्ट। फिर आप बोलेंगे सर एक बात बताओ, जब इनपुट्स की प्राइस का आपने एक नाम बताया तो सर आउटपुट जो हमारा फाइनली बनेगा उसकी जो प्राइस होगी उसका भी कोई नाम है क्या? आइए हम सोच लेते हैं, उसका भी कोई नाम है क्या इकोनॉमिक्स की भाषा में? देखिए, इनपुट्स की प्राइस जो हमारे एग्जाम्पल में थी वो 1100 रुपए थी, तो वो 1100 रुपए को तो हमने नाम दे दिया कॉस्ट। वो तो हमारा खर्चा है टेबल बनाने का। लेकिन जो फाइनली आउटपुट बना, यानी जो एक टेबल बनी, इस टेबल की प्राइस मान लीजिए मार्केट में है 2000 रुपए। तो ये जो 2000 रुपए की प्राइस है, क्या इसका भी कोई नाम है? बिल्कुल है। इसको कहा जाता है रेवेन्यू। इसको हम इकोनॉमिक्स की भाषा में बोल सकते हैं रेवेन्यू। अच्छा, रेवेन्यू होता क्या है? रेवेन्यू का मतलब होता है किसी चीज को बेचने से मुझे कितने रुपए रिसीव हुए हैं। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने से मुझे कितने रुपए हाथों में मिले हैं। तो आप बता दीजिए, अगर टेबल की कीमत 2000 रुपए है तो उसको बेचने से हमें 2000 रुपए ही तो मिलेंगे, तो उसको हम रेवेन्यू ही तो बोलेंगे ना। आप बताइए, ये बात आपको अच्छे से क्लियर है क्या? कभी भूलनी नहीं है आपको ये बात। आउटपुट की प्राइस को हम कहेंगे रेवेन्यू, और इनपुट की प्राइस को हम बोलते हैं कॉस्ट। इज इट क्लियर? आपको समझ में आ गई ये बात? अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं इनपुट की प्राइस को फैक्टर प्राइस भी कहा जाता है। बताइए, फैक्टर प्राइस क्यों कहते होंगे इसको? फैक्टर मतलब क्या होता है? मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया, इनपुट्स का ही एक और नाम होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर मतलब हम किसके लिए कह रहे हैं? इनपुट्स के लिए कह रहे हैं।
तो इनपुट की प्राइस को फैक्टर की प्राइस भी कहा जा सकता है, तो प्राइस ऑफ इनपुट्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड फैक्टर प्राइस, कोई डाउट नहीं है इसमें। अच्छा, इसी तरह रेवेन्यू यानी जो आउटपुट की प्राइस है उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं प्रोडक्ट प्राइस। सोचिए, एक तरफ है फैक्टर प्राइस, एक तरफ है प्रोडक्ट प्राइस। फैक्टर प्राइस आप समझ गए, प्रोडक्शन करने के लिए हमने जो इनपुट्स की मदद ली उन इनपुट्स की कितनी कीमत है उसको हम कह रहे हैं फैक्टर प्राइस। और प्रोडक्ट प्राइस मतलब क्या निकला, जो फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ उसकी कितनी कीमत है। ये सारे टर्म्स आपको समझ में आने चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स की ये टर्मिनोलॉजी है। जैसे हर सब्जेक्ट की अपनी भाषा होती है और वो भाषा उसी सब्जेक्ट में हमें नजर आती है, वैसे इकोनॉमिक्स में इस तरह के टर्म्स आपको बहुत जगह देखने को मिलते रहेंगे। आपको ये सारे टर्म्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। सब बातें आप लिख भी रहे होंगे, लिख भी ली होगी आपने। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। हमने अब तक क्या क्या देखा, हमने अब तक ये देखा कि इनपुट्स को दो तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, एक फिजिकल टर्म्स में, एक मॉनेटरी टर्म्स में। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, अब आगे हम क्या करने वाले हैं वो आप जरा ध्यान से देखिए। हमें इस चैप्टर में आगे क्या करना है, हम जब फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट की स्टडी कर रहे हैं, जब हम फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट की स्टडी कर रहे हैं, तो बताइए उसमें से कौन किस पर डिपेंड है। आपको दिख गया होगा, आउटपुट डिपेंड है इनपुट पर। कहने का मतलब है जो टेबल हमारी बन रही है वो डिपेंड किस पर है, इनपुट्स पर। सही बात है ना, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। टेबल डिपेंड है लकड़ी, स्टील, फेविकॉल वगैरह पर, क्योंकि टेबल बनेगी किससे, उन इनपुट से ही बनेगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हम ऐसा तो बोल नहीं सकते कि इनपुट्स डिपेंड है आउटपुट पर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। बताइए ये आपको क्लियर हुआ कौन किस पर डिपेंड है, आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन इनपुट। अच्छा, जब हम इन दोनों के बीच में रिलेशन देख रहे हैं, बताइए किन दोनों में, फिजिकल इनपुट्स और फिजिकल आउटपुट में। मैं आपको मॉनेटरी इनपुट्स की बात नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा, मॉनेटरी इनपुट नहीं लिखा है यहां पर आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है, फिजिकल इनपुट्स। तो व्हेन वी स्टडी फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट, तो उस रिलेशन को ही क्या कहा जाएगा, उस रिलेशन को ही क्या कहा जाएगा, ध्यान से देखिए, उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। क्या कहते हैं हम उसको, प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन किन दो चीजों में रिलेशन हमें बताता है, इट टेल्स अस द रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट। दूसरी तरफ मैंने आपको यह भी बोला, मैंने आपको क्या बोला कि इन इनपुट्स को ही हम मॉनेटरी टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और अगर हमने इन्हीं को मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट। क्या कहते हैं उसको हम, कॉस्ट। बताइए इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं है ना, अच्छे से समझ लिया हमने इस कॉन्सेप्ट को। तो देखिए इस तरफ में कॉस्ट भी आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। ये कॉस्ट है क्या, बताइए कॉस्ट है क्या। मैं फिर से कह देता हूं, ये इन्हीं इनपुट्स की प्राइस का एक नाम है, इन्हीं की प्राइस को हम कॉस्ट कहते हैं। फिर से मैं आपको ये बात रिपीट करके कह रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से, जब हमारे सामने ये दो चीजें होती है, कौन सी दो चीजें होती है, कौन सी दो चीजें होती है, जब हमारे सामने ये दो चीजें होती है, एक तो फिजिकल आउटपुट और एक कॉस्ट। अब आपका पूरा फोकस इन दो चीजों पर रहेगा। पहले हमारा पूरा फोकस किस पर था, पहले हमारा पूरा फोकस था फिजिकल इनपुट्स, फिजिकल इनपुट्स और फिजिकल आउटपुट पर, इन दो पर हमारा फोकस था पहले। इसकी तो मैं आपको बात बता चुका हूं, लेकिन अब आपका फोकस आ जाना चाहिए फिजिकल आउटपुट एंड कॉस्ट पर। अब हम सोचते हैं जरा इन दोनों के बारे में। आपको याद होगा कॉस्ट के बारे में हमने ये देखा था, हमने मान ली थी कि 1100 रुपए की कॉस्ट हमारी लग रही है। तो हमें ये बताया जाता है 1100 रुपए की कॉस्ट खर्च करके आपकी एक टेबल बनके तैयार हो जाएगी। तो हम जब इन दोनों का रिलेशन पढ़ते हैं, इन दोनों का भी हम रिलेशन पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना, किन दोनों का, आउटपुट का और कॉस्ट का, इन दोनों का भी हम रिलेशन पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी नहीं। तो जब हम इन दोनों का रिलेशन पढ़ते हैं तो इन दोनों में से कौन किस पर डिपेंड होता है, दिख रहा है आपको, कौन किस पर डिपेंड होता है, कॉस्ट इज डिपेंडेंट ऑन आउटपुट। कौन किस पर डिपेंड है, कॉस्ट इज डिपेंडेंट ऑन आउटपुट। कैसे, हो सकता है आपको उल्टा भी सही लग रहा हो सकता है आपको उल्टा लग रहा हो कि नहीं सर हमें तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन कॉस्ट।
हो सकता है आप इस तरह सोचे तो आपको ये भी सही लगने लग जाए, लेकिन नहीं, हमें क्या मानना है, हमें क्या समझना है, इकोनॉमिक्स में हम क्या देखने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं कि कॉस्ट इज डिपेंडेंट ऑन आउटपुट। अब आप बोलेंगे सर कैसे, बताओ थोड़ा सा, कॉस्ट आउटपुट पर कैसे डिपेंड है? सीधी बात है, जितना ज्यादा हम आउटपुट बनाते जाएंगे उतनी टोटल जो कॉस्ट हमारी लगेगी, यानी हमारे जो टोटल खर्चे होंगे वो बढ़ते जाएंगे। आप बताइए, एक टेबल मैंने बनाया, उस पर मेरा खर्चा 1100 रुपए का हुआ, तो अगर मैं आउटपुट ज्यादा बनाऊंगा, मान लीजिए मैं 2 टेबल्स प्रोड्यूस करूंगा, तो मेरा टोटल खर्चा बढ़ेगा ना, केवल 1100 ही रहेगा क्या 2 टेबल का भी? टोटल खर्चा तो बढ़ेगा ना, डबल हो जाएगा लगभग, ठीक है, डबल हो जाएगा। फिर मैं और टेबल बनाऊंगा, टोटल खर्चा और बढ़ेगा। सीधी बात है, इसमें डाउट का है, प्रॉब्लम ही नहीं है कोई। तो जितना आउटपुट उतना टोटल खर्चा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कॉस्ट इज डिपेंडेंट ऑन हम कितना आउटपुट करते हैं इस बात पर। तो कॉस्ट किस पर डिपेंड है? आउटपुट पर। क्लियर है कौन किस पर डिपेंड है? अच्छा, बाद में, अभी नहीं, बाद में हम जब पढ़ेंगे इन दोनों के बीच में रिलेशन, किन किन में? आउटपुट एंड कॉस्ट में। तो इन दोनों के रिलेशन का नाम होगा कॉस्ट फंक्शन। क्या होगा इनका नाम? कॉस्ट फंक्शन। क्योंकि फंक्शन वर्ड से तो अब आप इंट्रोड्यूस हो ही गए होंगे। जब भी हम कोई दो चीजों का रिलेशन पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, तो वी कॉल इट अ फंक्शन। बताइए कॉस्ट फंक्शन क्या है? इट इज द रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट, वेयर कौन किस पर डिपेंड है? बता दीजिए कौन किस पर डिपेंड है? कॉस्ट इज डिपेंडेंट ऑन आउटपुट। इज इट क्लियर? आपको देख लीजिए, मैंने दो फंक्शंस के नाम बता दिए, वन इज प्रोडक्शन फंक्शन, वन इज कॉस्ट फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट्स, not monetary, physical inputs and physical output, whereas cost function is the relation between output and cost. No doubt? ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, अभी हमारे चैप्टर का नाम आप याद करिए, चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। तो अभी हमारा पूरा फोकस होगा प्रोडक्शन फंक्शन पर। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा थ्योरी ऑफ कॉस्ट। कौन सा आएगा इसके बाद में? थ्योरी ऑफ कॉस्ट। तो वहां हम पढ़ेंगे फिर कॉस्ट फंक्शन। अभी हम कॉस्ट फंक्शन को यहीं पर छोड़ रहे हैं, जितना सा मैंने आपको बताया बस उतना सा आपका समझना जरूरी था। अब हमारा पूरा फोकस किस पर आने वाला है? प्रोडक्शन फंक्शन पर। यहां तक की बात समझ में आ गई आपको? बहुत अच्छी बात है। तो हमने जो फाइनल डिसीजन लिया वो ये कि प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट। अब आप कॉस्ट को भूल जाइए, अब मैं आपको इस चैप्टर में कॉस्ट का कहीं नाम नहीं लूंगा, उसका नाम अब मैं कॉस्ट वाले चैप्टर में ही लूंगा। अब क्लियर है आपको बातें? यहां तक में कोई डाउट नहीं है? ओके, ठीक है। बता दीजिए वापस से, इन दोनों में से कौन किस पर डिपेंड है? इनपुट और आउटपुट में से कौन किस पर डिपेंड है? क्या जवाब है? आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन इनपुट, राइट? ठीक है। अब थोड़ा और अब डिटेल में चलते हैं, और अब उसी वाली चीज के और डिटेल में चलेंगे। देखिए, आपको याद होगा मैंने अभी एक एग्जांपल जो आपको दिया था, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि इतना केजी लकड़ी चाहिए, इतना केजी स्टील चाहिए। चलिए मैं एक बार आपके सामने भी रख देता हूं। देखिए, जो मैंने आपको यहां पर एग्जांपल दिया था कि इतने 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 इनपुट से एक टेबल बनेगी। अब देखिए, हम इसकी तो कोई बात नहीं करने वाले हैं, इसको तो अब आप भूल ही जाइए। अब मैं इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करने वाला। अब हमारा पूरा फोकस है फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट पर। तो मैंने जब आपको ये एग्जांपल दिया था कि किसी ने आकर मेरे को बोला कि भाई एक टेबल का आउटपुट बनाना है, बताओ तुमको कितना कितना इनपुट चाहिए, और मुझे बताना है क्वांटिटी के टर्म्स में, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल इनपुट्स। तो मैंने बता दिया भाई मुझे इतनी लकड़ी, इतना किलो लोहा, इतना स्टील इतना ये सब चाहिए। एक बात आप बताइए कि अगर वही पर्सन मेरी जगह किसी और पर्सन से पूछे, कोई और फर्नीचर मैन्युफैक्चरर से बात करे और उसको पूछे कि भाई यही एक टेबल आपको बनानी है, आप जरा बताओ आपको कितने कितने इनपुट चाहिए, बताइए क्या वो भी सेम आंसर देगा? क्या जवाब है बताइए? मैंने जितनी जितनी क्वांटिटी इनपुट्स की बताई, क्या सेकंड बिजनेसमैन भी सेम क्वांटिटीज ही बताएगा, या थोड़ा सा 19-20 बता सकता है, थोड़ा अलग बता सकता है? तो शायद आप समझ गए होंगे कि वो उसका जवाब अलग हो सकता है।
हो सकता है वो ये बोले कि यार मेरे को तो ना एक पूरा एक फुल डेडिकेटेड लेबर की जरूरत ही नहीं है, मेरे को तो अगर एक पार्ट टाइम लेबरर भी मिल जाएगा ना तो भी मेरा काम हो जाएगा, मेरे को ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं है, मेरे को तो इसकी जगह मशीन की ज़रूरत है। एक मशीन मेरे को अगर मिल जाए तो उससे बहुत जल्दी से टेबल बन के तैयार हो जाएगी। हो सकता है वो हमें बोले कि नहीं नहीं मुझे इतने फेविकॉल वगैरह की ज़रूरत नहीं है, मेरा तो कम से काम चल जाएगा। मतलब कोई और पर्सन इसी सिचुएशन में हमें इनपुट्स अलग अलग बता सकता है। तो आप बताइए क्या कोई डेफिनेट जवाब है कि इतने इनपुट्स ही चाहिए एक टेबल बनाने के लिए? क्या कोई इसका स्टैंडर्ड आंसर है? आज अगर 10 लोगों से पूछा जाएगा तो क्या सब एक ही आंसर देंगे? जी नहीं, हर एक अलग अलग प्रोपोर्शन में इनपुट्स को यूज करता होगा, सब अलग अलग मात्रा में इनपुट्स को यूज करता होगा। ठीक बात है। तो सवाल है, हम जब प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं, आपको याद आ गया ना प्रोडक्शन फंक्शन? प्रोडक्शन फंक्शन में हमें यही तो करना होता है, हमें बताना होता है इतने इतने इनपुट्स चाहिए इतना आउटपुट बनाने के लिए। द रिलेशन बिटवीन इनपुट्स, फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट, यही तो होता है प्रोडक्शन फंक्शन। तो सोचिए अगर मैं 10 अलग अलग लोगों से प्रोडक्शन फंक्शन बनाने को बोलूंगा तो हर पर्सन अपना अलग ही प्रोडक्शन फंक्शन मुझे बना के दे देगा, क्योंकि 10 मुंह 10 बातें, हर पर्सन अलग अलग इनपुट्स की रिक्वायरमेंट मानता है, तो मुझे हर एक अलग अलग इक्वेशन बना बना के दे देगा। कोई बोलेगा ये लो ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है, इसमें हमें इतने इतने इनपुट चाहिए एक टेबल बनाने के लिए, और दूसरा पर्सन कुछ और ही बता देगा। तो सवाल है क्या हमारा एक फिक्स प्रोडक्शन फंक्शन होगा या 10 प्रोडक्शन फंक्शंस होंगे? जवाब है प्रोडक्शन फंक्शन तो एक ही होता है, प्रोडक्शन फंक्शन तो एक ही होता है। तो फिर बात आती है इन 10 लोगों के आंसर में से मैं किसको मानूं प्रोडक्शन फंक्शन? अब आप सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। इन सभी ने जो जो बताया उसमें से जो सबसे ज्यादा बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा। अब बेस्ट की क्या डेफिनेशन है? बेस्ट का क्या मतलब हुआ? इन्होंने जो मुझे इनपुट और आउटपुट का रिलेशन बताया, हर एक ने अलग अलग, उसमें से सबसे बेस्ट वाला जो कॉम्बिनेशन होगा वही कहलाएगा प्रोडक्शन फंक्शन। द बेस्ट ऑफ ऑल दीज विल बी कॉल्ड द प्रोडक्शन फंक्शन। अब आप सोच रहे होंगे सर बेस्ट क्या होगा, बेस्ट का मतलब क्या है? आइए समझ लेते हैं बेस्ट का मतलब क्या है। बेस्ट का मतलब है कि या तो मैं इसको इस तरह समझूं कि गिवन इनपुट्स से मैक्सिमम आउटपुट मुझे पता चल जाए तो वो हमारे लिए बेस्ट माना जाएगा। कहने का मतलब, मेरे सामने जो 10 अलग अलग फर्नीचर बनाने वाले खड़े हैं, या तो मैं उन्हें गिवन इनपुट्स दे दूं, मैं बोल दूं भाई देखो मैं तुमको इतनी लकड़ी दे सकता हूं, इतना स्टील दे देता हूं, इतना एक लेबर मैं तुम्हें दे देता हूं, इतनी मैं तुमको कील पकड़ा देता हूं। सबको मैंने गिवन इनपुट्स दे दिए, मतलब बराबर बराबर इनपुट सबको दे दिए, फिक्स इनपुट्स दे दिए। और अब मैंने उनसे पूछा तुम मुझे ये बताओ कि इतने इनपुट से तुम ज्यादा से ज्यादा कितना आउटपुट बना सकते हो? तो उनमें से जो सबसे ज्यादा आउटपुट मुझे बताएगा, मैक्सिमम आउटपुट बताएगा, मैं बोलूंगा यही है बेस्ट कॉम्बिनेशन, और मैं उसी को कह दूंगा ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है। नहीं तो मैं कोई 10 अलग अलग प्रोडक्शन फंक्शन नहीं बनाने वाला। प्रोडक्शन फंक्शन हमेशा बेस्ट वाले कॉम्बिनेशन को ही कहा जाएगा, ये आपको याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं, एक और तरीका ये हो सकता है जिसमें मैं उन 10 लोगों को ये बोलूं, 10 मैन्युफैक्चरर्स को ये बोलूं कि भाई हम तुम्हें आउटपुट बता देते हैं हमें कितना चाहिए, गिवन आउटपुट। क्या बता रहे हैं हम तुमको? गिवन आउटपुट, कि हमें तुमसे 2 टेबल्स बनवानी है मान लीजिए। तो मैंने हर एक को कह दिया भाई 2 टेबल हमें चाहिए, और फिर मैंने हर एक से पूछा अब आप लोग हमें बताओ, क्या बताओ ये 2 टेबल का आउटपुट बनाने के लिए आप मिनिमम से मिनिमम कितने इनपुट से आपका काम हो जाएगा? तो गिवन आउटपुट बनाने के लिए व्हाट मिनिमम इनपुट इज रिक्वायर्ड, ये मैं पूछूंगा, और जो मुझे मिनिमम इनपुट बताएगा मैं बोलूंगा यही है बेस्ट कॉम्बिनेशन और फिर यही हो जाएगा हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। तो बेस्ट की मैंने आपको 2 डेफिनेशन बता दी, मैंने आपको बेस्ट पता करने के 2 तरीके बता दिए, ये पहला और ये दूसरा। क्या क्या हुए? पहला क्या था? गिवन इनपुट से मैक्सिमम कितना आउटपुट बन सकता है। दूसरा क्या है?
दूसरा क्या है, गिवन आउटपुट बनाने के लिए मिनिमम कितने इनपुट्स चाहिए होंगे। दीज आर द टू वेज ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्शन फंक्शन। अब आपको क्लियर हो गया दो तरीके प्रोडक्शन फंक्शन को एक्सप्रेस करने के, कोई डाउट नहीं रहा यहां पर। और आपको यह भी समझ में आ गया प्रोडक्शन फंक्शन में हम बेस्ट वाले कॉम्बिनेशन को लेते हैं, बेस्ट वाले इनपुट आउटपुट रिलेशन को लेते हैं, और बेस्ट के मैंने आपको मीनिंग्स बता दिए। चलिए ठीक है, अब मैं आपको एक बार ये बता देता हूं इस प्रोडक्शन फंक्शन को दिखाने का क्या तरीका होता है, हाउ टू शो इट। एक तरीका ये हो सकता है कि मैं ऐसे दिखा दूं कि आउटपुट ऑफ टेबल, यहां पे x का मतलब हो गया कोई प्रोडक्ट, आउटपुट ऑफ टेबल बनाने के लिए हमें इनपुट नंबर 1 इतना चाहिए, इनपुट नंबर 2 इतना चाहिए, इनपुट नंबर 3 इतना चाहिए, इनपुट नंबर 4 एंड सो ऑन। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना, आउटपुट ऑफ टेबल बनाने के लिए मुझे इतना किलो वुड चाहिए, इतना किलो स्टील चाहिए, इतना यूनिट स्टील चाहिए। तो ये मैं आपको यही तो बातें बता रहा था। तो एक तरीका ये हो सकता है प्रोडक्शन फंक्शन को लिखने का, इसको हम जब लिखते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं, आउटपुट ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ, यहां पर एफ का मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ। अब आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्या होता है फंक्शन ऑफ, फंक्शन ऑफ का मतलब आप समझ लीजिए इज डिपेंडेंट ऑन। तो मैं इसको वापस पढ़ता हूं, आउटपुट ऑफ एक्स इज डिपेंडेंट ऑन इनपुट नंबर 1 इतना, इनपुट नंबर 2 इतना, इनपुट नंबर 3 इतना एंड सो ऑन। मतलब एक टेबल का आउटपुट डिपेंडेंट है इतने 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 इनपुट्स पर। यह एक तरीका हो गया। और प्रोडक्शन फंक्शन को ही दिखाने का एक और भी तरीका हो सकता है, वो क्या है, आउटपुट ऑफ एक्स। अब यहां पर Q का मतलब हुआ क्वांटिटी, Q फॉर क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब आउटपुट, बात सेम है, क्वांटिटी कह लीजिए आउटपुट कह लीजिए, बात तो हम वही कह रहे हैं ना। तो क्वांटिटी ऑफ एक्स मतलब वही क्वांटिटी ऑफ टेबल मतलब आउटपुट ऑफ टेबल इज डिपेंडेंट ऑन, अब देखते हैं इस बार अंदर क्या क्या लिखा है, एल के डैश डैश डैश। यहां पे एल का मतलब हुआ, यहां पर एल का मतलब हुआ लेबर, के का मतलब हुआ कैपिटल। देखिए इकोनॉमिक्स में आपको ये सिंबल्स पता होने चाहिए, आपको याद कर लेने चाहिए। इकोनॉमिक्स में एल वाला सिंबल यूज किया जाता है लेबर के लिए। वैसे हो सकता है अगर मैं आपसे पूछता तो शायद आप ये कहते सर एल फॉर लैंड होगा शायद, क्योंकि लैंड भी हो सकता है एल से तो, लेकिन नहीं, कॉमनली एल को लेबर के लिए ही यूज किया जाता है इकोनॉमिक्स में। इसमें कोई क्यों क्या नहीं, इसमें आप ये नहीं पूछेंगे सर ऐसा क्यों, भाई कुछ तो हम यूज करते ना। अब अगर लैंड के लिए एल को यूज करते तो शायद आप उसमें भी क्यों क्या करने लग जाते, सर लैंड के लिए ही क्यों। और रही बात क्या दोनों के लिए यूज नहीं कर सकते थे, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी सिंबल को हम किसी एक ही चीज के तो काम में लेंगे ना। तो आप ये समझ लीजिए लेबर के लिए एल को यूज किया जाता है, ये आपको पता रहना चाहिए। सिमिलरली कैपिटल का सिंबल हम क्या लेते हैं, के। एक नेचुरल डाउट आता है सर कैपिटल का सिंबल तो सी हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, इकोनॉमिक्स में सी को कोई और चीज का सिंबल माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता भी देता हूं, कंजम्पशन का सिंबल सी लिया जाता है, इसलिए कैपिटल का सिंबल सी नहीं लेते हैं, कैपिटल का सिंबल के लिया जाता है। ये आपको पता रहना चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, सब जगह यही फॉलो होते हैं। तो एल फॉर लेबर, के फॉर कैपिटल। अब हमारे दिमाग में एक बात आती है, आ सकती है, सर एक बात बताओ, आप इनपुट्स की बात अगर करते हैं हम, तो इनपुट्स में तो आपने हमें 4 मेन इनपुट्स बताए हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। सर उनमें से केवल ये 2 को ही क्यों दिखाया गया है, और बाकियों के लिए डैश डैश क्यों लिख दिया, उनका भी नाम लिख देना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बता दूं इसका एक रीजन है, लेकिन वो रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैं बताऊंगा जरूर लेकिन बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो उस रीजन पे अभी हम नहीं जाते हैं, अभी फिलहाल के लिए आप इतना सा याद कर लीजिए, क्वांटिटी ऑफ एक्स मतलब आउटपुट ऑफ एक्स इज डिपेंडेंट ऑन लेबर की इतनी यूनिट्स, कैपिटल की इतनी यूनिट्स एंड सो ऑन। इसके रीजन मैं आपको बाद में बता दूंगा, वाई ओनली लेबर एंड कैपिटल, हम केवल इन्हीं को सिंबल में क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ओके, फिर ये बात आपको समझ में आई गई, और आगे बढ़ते हैं। अभी अब यहां से हम समझना शुरू करेंगे एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज, जिसको लेकर स्टूडेंट्स को थोड़े से डाउट्स रह ही जाते हैं। तो मैं तो ये नहीं चाहूंगा कि आप लोगों को कोई डाउट्स रहे, इसलिए मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस के साथ वो बताऊंगा भी,
और आप भी उसको एक्स्ट्रा फोकस के साथ सुनेंगे, ठीक है? बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, आप बताइए मुझे सोच के, बहुत सिंपल सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, चेंज इन आउटपुट किस पर डिपेंड है? मान लीजिए मुझे आउटपुट बदलना है, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं चाहता हूँ आउटपुट बढ़ाऊँ, मैं पहले से ज़्यादा आउटपुट बढ़ाऊँ। बताइए आउटपुट किस पर डिपेंड होता है? हम जानते हैं अच्छे से आउटपुट किस पर डिपेंड होता है, फटाफट बोलिए। आउटपुट डिपेंड होता है इनपुट्स पर, राइट? कोई डाउट नहीं है। अगर हमें आउटपुट बदलना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इनपुट्स को बदलना पड़ेगा। कोई नई बात नहीं बता रहा मैं, कोई नई बात नहीं है। आउटपुट बदलने के लिए या बढ़ाने के लिए हमें इनपुट्स को बढ़ाना पड़ेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस, ठीक है? ओके, चलिए ये बात आपको क्लियर हो गई। अब यहां पर वो कॉन्सेप्ट हम थोड़ा जान लेते हैं, ध्यान से आप सुनेंगे। इकोनॉमिक्स में मेजॉरिटी थ्योरीज में या मेजॉरिटी टॉपिक्स में हम स्टडी जो करते हैं वो दो टाइम पीरियड्स में अलग अलग करते हैं। वी स्टडी एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन इकोनॉमिक्स इन टू टाइम पीरियड्स। हम कोई भी कॉन्सेप्ट की स्टडी करते हैं, हम दो अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग स्टडी करते हैं। वो दो टाइम पीरियड क्या है? एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन। सो वन इज शॉर्ट रन, वन इज लॉन्ग रन। अब आप बोलेंगे सर ये शॉर्ट रन लॉन्ग रन क्या नई चीज आ गई? आप इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ लीजिए कि जब मैं कह रहा हूं शॉर्ट रन तो मेरा मतलब है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। I mean to say short period of time. So when I say short run, I mean to say short period of time. मतलब कम समय, इसको कहते हैं हम शॉर्ट रन, और ज़्यादा समय को हम कह रहे हैं लॉन्ग रन। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब हमारे पास लंबा समय है तो उसको हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। होता क्या है, ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई मैं भी आपको केवल ही इकोनॉमिक्स की बात ही क्या बताऊं, ये तो एक जनरल बात भी है कि हर पर्सन का कम समय में यानी कि शॉर्ट पीरियड में कुछ अलग रिएक्शन होता है और ओवरऑल लंबे समय में उसका कुछ अलग रिएक्शन होता है। यह आप कोई भी सिचुएशन में नोटिस कर सकते हैं। अगर मुझे मान लीजिए एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आ रहे हैं, कोई भी नई बातें मेरे को फेस करनी पड़ रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंज आ रहा है, माहौल बदल रहा है, चाहे मान लीजिए बीमारियां फैल रही है, कुछ भी हो रहा है, हर इंसान का शॉर्ट रन में एक अलग रिएक्शन होता है। मतलब तुरंत में उसका कुछ अलग रिएक्शन होता है, वो कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करता है। लेकिन लंबे समय में जाकर के उसके रिएक्शंस थोड़े अलग होते हैं। आप बोलेंगे सर थोड़ा एग्जाम्पल दीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, मैं आपको एक एग्जाम्पल अभी रिसेंट वाला ही दे देता हूं। मान लीजिए कोई भी डिजीज फैल रही है, वाइड स्प्रेड कोई पेंडेमिक फैल रहा है, तो शॉर्ट पीरियड में लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? लोग बोलेंगे अरे भाई घरों से बाहर मत निकलो, लॉकडाउन, अंदर बैठे रहो, ज़्यादा काम वगैरह मत करो, कहीं वो बीमारी हमें ना लग जाए। ये हमारा शॉर्ट रन का रिएक्शन हो गया। लेकिन लंबे समय में जाकर के हम इसी पेंडेमिक का एक इलाज भी ढूंढेंगे, हम इसके कुछ अलग तरह के सॉल्यूशंस ढूंढेंगे, कोई वैक्सीन वगैरह निकालेंगे, कुछ ऐसा तरीका अपनाएंगे कि फिर हमारा काम भी चलता रहे और हम इस बीमारी से फाइट भी करते रहे। तो आप सोचिए, शॉर्ट रन में हमारा रिएक्शन कुछ अलग रहा और लंबे पीरियड में जाकर के इंसान नए नए सॉल्यूशंस निकालने लग जाता है और फिर उसका रिएक्शन, उसका टैकल करने का तरीका फिर बदल जाता है। ये आप हर फील्ड में देख सकते हैं, कोई भी एरिया में आप देख सकते हैं। मान लीजिए बिजली महंगी हो गई एकदम से, मतलब मान लीजिए कि बिजली की जो रेट्स है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल की रेट्स है पर यूनिट, वो बढ़ गई। अब कोई भी पर्सन उस पर अर्जेंटली तो अलग तरह से रिएक्ट करेगा। मान लीजिए उसको लग रहा है कि अभी अभी बिजली की रेट्स बढ़ गई, तो अभी वो तुरंत में तो क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचेगा कि चलो भाई कुछ चीज़ों को कम यूज़ करो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को थोड़ा कम यूज़ करो, है ना, बिजली वगैरह की बचत करो, लाइट पंखे वेस्ट मत करो। लेकिन फिर आगे जाकर के ह्यूमन बींग्स क्या करेंगे, उस पर थोड़े डिफरेंट तरह के रिएक्शंस देना शुरू करेंगे। लोग उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने लग जाएंगे। लोग सोचेंगे यार चलो सोलर एनर्जी का कुछ हम यूज़ करें। सोचिए, लॉन्ग रन में रिएक्शन अलग आता है और शॉर्ट रन में कुछ अलग रिएक्शन आता है। ये हर जगह होता है। इसी तरह इकोनॉमिक्स में भी, क्योंकि सोचिए इकोनॉमिक्स बेसिकली सब्जेक्ट क्या है, वो ह्यूमन बिहेवियर की तो स्टडी करता है। इसीलिए ह्यूमन बिहेवियर शॉर्ट रन में अलग चलता है, लॉन्ग रन में अलग चलता है।
और इसीलिए हम इकोनॉमिक्स में ऑलमोस्ट सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स शॉर्ट रन में थोड़े डिफरेंट तरह से पढ़ते हैं और लॉन्ग रन में भी हम उनको पढ़ते हैं थोड़े अलग तरह से। ये बात आपको क्लियर है? तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये समझना है, हम प्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी यही काम करते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन को भी शॉर्ट रन में भी अलग से समझा जाता है, यानी शॉर्ट रन में इनपुट और आउटपुट का रिलेशन अलग से स्टडी किया जाता है। स्टडी तो हम वही इनपुट आउटपुट का रिलेशन करेंगे, लेकिन शॉर्ट रन में थोड़ा अलग तरह से और लॉन्ग रन में अलग। तो हमें पहले तो ये जानना पड़ेगा शॉर्ट रन का मतलब क्या है और लॉन्ग रन का मतलब क्या है। आप बोलेंगे सर आपने बता तो दिया, अभी आपने ही तो बोला शॉर्ट रन मतलब कम समय, लॉन्ग रन मतलब लंबा समय। लेकिन नहीं, अभी हमने पूरा नहीं समझा इसको, क्योंकि फिर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन और आना चाहिए कि मैंने बोला शॉर्ट रन मतलब कम समय, तो कम की क्या डेफिनेशन है? हम शॉर्ट रन एक दिन को बोले या 10 दिन को बोले, एक वीक को बोले, एक महीने को बोले, एक साल को बोले, 10 साल को बोले, किसको बोले हम शॉर्ट रन? कम समय की डेफिनेशन क्या है? इसी तरह लंबा समय हम किसको बोले? 1 साल से लंबा या 10 साल से ज्यादा या 100 साल से ज्यादा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग रन? आइए हम पहले इसको जान लेते हैं। देखिए, हमने अभी अभी ऊपर एक बेसिक बात समझी कि इनपुट बदलने से ही आउटपुट बदलेगा। नो डाउट अबाउट दिस। इनपुट को बढ़ाने से ही आउटपुट बढ़ता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एक सपोज रोड साइड में एक छोटी सी दुकान लेकर के कोई पर्सन बैठा है, कुछ भी बेचता है वो, मान लेते हैं उसकी दुकान है, पक्की दुकान है मान लेते हैं, प्रॉपर दुकान है उसकी, और वो बेचता है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। मैं उसको जाके ये कहता हूँ कि भाई देखो, तुम ये जो भी चीज़ बेचते हो वो बेचने में तुम्हें क्या क्या इनपुट्स यूज़ करने पड़ रहे हैं। उसने गिनवाया, भाई मेरे देखो ट्यूबलाइट है, पंखा है, ये सब चीज़ें लगी हुई है, फिर उसके अलावा मैंने कुछ रॉ मटेरियल वगैरह ख़रीदा है, मेरे यहाँ पे 1-2 वर्कर्स काम भी करते हैं, ये सब मेरे इनपुट्स हैं, और आउटपुट तो फिर मैं बेचता ही हूँ। मैंने उसको बोला कि भाई एक बात बताओ, मैं तुमको 1 महीने का समय देता हूँ, तुम 1 महीने में अपने सारे इनपुट्स को डबल कर दो। अच्छा, इनपुट्स को मैं डबल क्यों करवा रहा हूँ? ताकि उसके काम का लेवल भी डबल हो जाए। मैं चाहता हूँ भाई उसका आउटपुट भी डबल हो जाए, उसके जो कारोबार है, उसका जो पूरा बिजनेस है वो डबल स्केल पर पहुंच जाए, उसका स्केल डबल हो जाए। तो मैंने बोला मैं तुमको 1 महीने का समय देता हूँ, तुम अपने सारे इनपुट्स को डबल कर दो। तो वो सोचने लगा और उसने मुझे बोला कि देखो, मैं मेरे सारे इनपुट्स को डबल कर दूंगा 1 महीने में, लेकिन एक चीज को मैं डबल नहीं कर पाऊंगा, और वो है मेरे पास जो जगह है, इस जगह को मैं डबल करने के लिए मुझे 1 महीने से ज्यादा का समय दो। 1 महीने से ज्यादा का समय में मैं इसे भी डबल कर दूंगा। आप बताइए कि 1 मंथ के पीरियड में क्या उसने अपने सारे इनपुट्स को वो बदल पाएगा? कैन ही चेंज ऑल द इनपुट्स? कैन ही इंक्रीज ऑल द इनपुट्स? नो। तो अब आप ध्यान से सुनेंगे मेरे आगे की बात। जिस टाइम पीरियड में हम अपने सारे इनपुट्स को नहीं बदल सकते, उसको हम मान लेते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जिस टाइम पीरियड में हम अपने सारे इनपुट्स को बदल सकते हैं, सारे इनपुट्स को बढ़ा सकते हैं, एक को भी नहीं छोड़ना है, सारों को बढ़ा सकते हैं, ऑल इनपुट्स कैन बी चेंज्ड, तो उस समय को हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग रन। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, वापस सुनिए आप। शॉर्ट रन या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम किसको कहते हैं? ये उतना कम समय होता है जितने कम समय में हम आउटपुट बढ़ाने के लिए सारे इनपुट्स को नहीं बढ़ा सकते, सारों को नहीं बढ़ा सकते। कुछ एक को तो बढ़ा सकते हैं, कुछ एक को तो बदल सकते हैं, लेकिन फिर सबको नहीं बदल सकते। तो उतने कम समय को हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम किसको कहते हैं? ये इतना लंबा समय होता है जिसमें हम अपने सारे इनपुट्स को बदल सकते हैं, सारों को, कुछ भी नहीं छूटेगा। ये है डेफिनेशन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं, आपने समझ तो ली बात को, मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपको मान लीजिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना के देता हूं। शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम, और फिर मेरे को ऑप्शन दिया गया ABCD 4 ऑप्शन दिए गए, 1 मंथ, 6 मंथ्स, फिर एक और दे दिया हमें 12 मंथ्स यानी 1 ईयर,
और एक डी ऑप्शन और है। अब वो डी ऑप्शन जो है अभी मैंने आपको बताया नहीं है, डी ऑप्शन मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूं। आप मुझे बताइए, आप ए, बी या सी में से किसी पर टिक लगाएंगे क्या? किस पर टिक लगाएंगे आप? मैंने ए बोला आपको 1 मंथ, बी बोला 6 मंथ्स, और सी में आपको बोलता हूं 1 ईयर। बताइए आप इन 3 ऑप्शंस में से किस पर टिक लगाएंगे? क्या है शॉर्ट रन की डेफिनेशन? कितने समय को हम बोलेंगे शॉर्ट रन? क्या जवाब है? शायद आप सोच रहे होंगे सर 1 मंथ, क्योंकि अभी आपने बोला। देखिए मैंने मेरे एग्जाम्पल में 1 मंथ का भले ही यूज किया हुआ एग्जाम्पल, लेकिन आप कहने का भाव समझ गए होंगे। इसका कोई फिक्स जवाब नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर ये दुकानदार, जो मैं अपने एग्जाम्पल दे रहा था, मैं फिर से उसी को लेता हूं, अगर यहां पर ये फ्रूट वेजिटेबल सेलर जो है, इसने ये बोला होता कि भाई देखो 3 महीने तक मैं मेरे सारे इनपुट्स को नहीं बदल पाऊंगा, लेकिन 3 महीने से ज्यादा का समय आप मुझे दे दोगे तो मैं सारे इनपुट्स को बदल दूंगा। तो बताइए इस सिचुएशन में मेरे लिए शॉर्ट रन क्या है? 3 मंथ्स, और लॉन्ग रन क्या है? मोर देन 3 मंथ्स। कहने का मतलब है कोई फिक्स जवाब नहीं है इसका। अगर हमसे क्वेश्चन कहता है भाई 1 साल को हम शॉर्ट रन बोले क्या, हम बोलेंगे भाई ऐसा कोई जवाब नहीं है इसका। 1 साल, 1 महीना, 3 साल, 5 साल, 10 साल, देयर इज नो सच सॉल्यूशन। इसका जवाब क्या है? वापस सुन लीजिए आप। व्हाट इज शॉर्ट रन? इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन इतनी सी है कि शॉर्ट रन इतना कम समय है जितने से समय में सारे इनपुट्स नहीं बदले जा सकते। हाँ, अब वो समय कितना भी हो सकता है, वो 1 दिन का भी हो सकता है, 1 हफ्ते का भी, 1 महीना, कुछ भी हो सकता है। इसका जवाब कोई फिक्स जवाब नहीं है इसका। समझ गए अब बात? इसका तो जवाब यही है जो मैंने आपको बताया, अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच ऑल इनपुट्स कैन नॉट बी चेंज्ड टू इंक्रीज द आउटपुट। और लॉन्ग रन उल्टा कर लीजिए आप। लॉन्ग रन में क्या होगा? अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच ऑल द इनपुट्स कैन बी चेंज्ड टू इंक्रीज द आउटपुट। आउटपुट बढ़ाने के लिए हम सारे इनपुट्स बदल पाए उतने समय को हम बोलेंगे लॉन्ग रन। ठीक है, ऑल इनपुट्स कैन बी चेंज्ड। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि शॉर्ट रन में हम कुछ इनपुट्स को तो बदल पाएंगे लेकिन कुछ को नहीं भी बदल पाएंगे? जैसे उस दुकानदार ने मुझे क्या बोला था, मैं अपने पास जो वर्कर्स है उनको भी डबल कर दूंगा, उनकी भी क्वांटिटी डबल कर दूंगा, रॉ मटेरियल को भी मैं बढ़ा दूंगा, मैं मेरे पास ट्यूबलाइट पंखे लग रहे हैं उनको भी बढ़ा दूंगा, मैं और भी जो चीजें हैं सब बढ़ा दूंगा, लेकिन मैं जगह को डबल अभी नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब कुछ इनपुट्स तो बदले जा सकते हैं और कुछ नहीं बदले जा सकते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं सम इनपुट्स आर फिक्स्ड एंड सम कैन बी चेंज्ड, यानी सम आर वेरिएबल। ये है शॉर्ट रन की खासियत। शॉर्ट रन में कुछ इनपुट्स तो फिक्स रहेंगे, वो बदले नहीं जा सकते, और कुछ इनपुट्स फिर वेरिएबल रहेंगे, यानी वो बदले जा सकेंगे। ऑपोजिट लॉन्ग रन में आ जाते हैं। लॉन्ग रन में सारे इनपुट्स वेरिएबल होंगे, इसमें तो फिक्स का नाम नहीं है ना। हम लॉन्ग रन कह ही किसको रहे हैं? इतना लंबा समय जिसमें सब बदल सकता है। राइट, ठीक है। अब हम अपने सामने 3 मेन इनपुट्स को रखते हैं। वैसे तो आप बोलेंगे सर 4 इनपुट्स होते हैं ना, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन देखिए एंटरप्रेन्योरशिप कोई बढ़ाने की चीज तो होती नहीं है ना। एंटरप्रेन्योर की केवल एक ही यूनिट मानी जाती है हमेशा, उसको कोई हम बढ़ा घटा नहीं सकते। मालिक को बढ़ा दो भाई, अब से 5-5 मालिक है, मालिक तो एक ही होता है। ठीक है, आप बोलेंगे सर पार्टनरशिप फर्म में तो अगर मान लीजिए 4 पार्टनर्स है तो 4 मालिक हो गए ना। नहीं नहीं नहीं, उन सबको मिला के एक यूनिट माना जाता है हमेशा। इकोनॉमिक्स में माना जाता है एंटरप्रेन्योर तो भाई एक ही रहेगा ना। अब अगर 4 लोग हैं तो चारों को मिला करके हम एक यूनिट मानते हैं। इसलिए मैं एंटरप्रेन्योर की बात यहां नहीं करने वाला हूं, क्योंकि वो कोई बढ़ाने या कम करने की चीज नहीं है। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ये आपको क्लियर रहे। सोचते हैं शॉर्ट रन में, कम समय में, नॉर्मली हमारा मन क्या कहता है, हमारा कॉमन सेंस क्या कहता है? क्या लैंड बढ़ सकता है शॉर्ट रन में? तो नहीं, माना जाता है लैंड को बढ़ने में थोड़ा लंबा समय हमें लगाना पड़ेगा, जल्दी से बदलने की चीज नहीं होती। हम सोचे हमारी जगह हम एकदम से बढ़ा दे, ये शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं है। तो आप याद रखिएगा, शॉर्ट रन में हम ये मानकर चलते हैं हमेशा कि लैंड इज अ फिक्स्ड इनपुट। ये फिक्स्ड इनपुट है, या मैं बोल दूं फिक्स्ड फैक्टर है। इनपुट या फैक्टर तो एक ही बात होती है। अच्छा, कैपिटल, मैंने आपको हमेशा बोला है कैपिटल वर्ड जनरली मशीन के लिए हम यूज करेंगे। बताइए शॉर्ट रन में हमारा कॉमन सेंस क्या कहता है? कम समय में क्या मशीन वगैरह को हम एकदम से बढ़ा सकते हैं?
नहीं बढ़ा सकते हैं। याद रखना ये भी फिक्स्ड फैक्टर माना जाता है इन द शॉर्ट रन। लेकिन लेबर जो है उसके लिए माना जाता है कि हाँ वो जरूर बढ़ाया जा सकता है। कैसे? बहुत सिंपल है, मैं मेरे वर्कर्स को भी बढ़ा सकता हूं, उसमें कोई मुश्किल नहीं है, कम समय में भी बढ़ा सकते हैं। या हो सकता है मैं वर्कर्स की क्वांटिटी तो नहीं बढ़ा रहा, लेकिन मैं मेरे जो वर्कर मेरे पास है उनसे काम के घंटे बढ़वा लूं, तो इसका मतलब भी तो लेबर बढ़ना ही हो गया ना। मान लीजिए वर्कर्स मेरे यहाँ पे 8-8 घंटे ही काम करते थे, अब से मैंने बोला भाई सबको 10-10 घंटे काम करना है, तो ये भी तो एक तरह से लेबर बढ़ गया ना हमारे। लेबर मतलब मेहनत होती है, तो मेहनत मैंने बढ़ा दी। यानी लेबर को चेंज करना आसान है, वो तो शॉर्ट रन में भी हो जाता है। तो इसलिए आपको याद रखना है लेबर इज अ वेरिएबल फैक्टर इन द शॉर्ट रन। लेबर इज अ वेरिएबल फैक्टर। तो लैंड और कैपिटल को हम क्या मान रहे हैं? फिक्स फैक्टर, एंड लेबर इज कंसीडर्ड एज अ वेरिएबल फैक्टर, राइट। बताइए लॉन्ग रन में कौन सा फिक्स कौन सा वेरिएबल? क्या जवाब है? हम जानते हैं लॉन्ग रन में तो इतना लंबा समय है हमारे पास जिसमें तो हम सबको ही बदल सकते हैं। इतना लंबा समय हमारे पास, हम कोई भी फैक्टर को बदल सकते हैं ना, लैंड को भी, लेबर को भी, कैपिटल को भी। मींस ऑल ऑफ दीज आर वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है, तो लॉन्ग रन में तो पूछने की बात ही नहीं है ना, फिक्स कुछ होता ही नहीं है। लॉन्ग रन में तो सारे वेरिएबल होते हैं, सबको बदला जा सकता है, राइट। ठीक है, मैं आपको लॉन्ग रन शॉर्ट रन को एक और तरीके से यहां पर दिखाता हूं। देखिए, आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए जैसे शॉर्ट रन मतलब हमारे पास कम समय है, तो ये रास्ता है, इतना सही रास्ता है। अब आप सोचिए इतने कम समय में क्या सारी चीजें बदल सकती है? देखिए क्या लिखा है यहां पर, यहां लिखा है इतना कम समय है हमारे पास कि उसमें उतने से कम समय में लेबर हम बदल लेंगे, चलो बढ़िया, रॉ मटेरियल वगैरह भी हम बढ़ा देंगे, ट्यूबलाइट पंखे भी बढ़ा देंगे, लेकिन बाकी के फैक्टर्स नहीं बदल पाएंगे। अदर फैक्टर्स हम नहीं बदल पाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? यही निकला ना इसका मतलब, हम बाकी के जो फैक्टर्स है उनको नहीं बदल पाएंगे। नो चेंज इन अदर फैक्टर्स, जैसे लैंड और कैपिटल, क्योंकि इतना समय ही नहीं है ना हमारे पास, हमको समय इतना सा दिया गया है, उसमें हम ये बड़ी बड़ी चीजों को कहां से बदल लेंगे। जबकि लॉन्ग रन हमारे पास इतना लंबा समय चल पड़ा है कि हम इतने लंबे समय में तो हर कुछ ही बदल देंगे, कुछ बचेगा ही नहीं हमारे पास। तो हम प्लांट मशीनरी को भी बदल देंगे, हम लैंड को भी बदल देंगे, हम और भी सारे फैक्टर्स को आराम से चेंज कर देंगे, इतना लंबा समय है हमारे पास। ठीक है, याद हो गई आपको ये बात? शॉर्ट रन ऑल इनपुट्स कांट बी चेंज्ड, सम आर फिक्स एंड सम आर वेरिएबल। लॉन्ग रन ऑल इनपुट्स कैन बी चेंज्ड, ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। ये बातें आपको समझ में आ गई? चलिए ठीक है, तो देखिए आज हमने इन कुछ कॉन्सेप्ट्स पर बहुत फोकस किया, हमने प्रोडक्शन फंक्शन को बहुत अच्छे से समझा, उसका पूरा बेस बनाया। लेकिन मैंने आपको फिर बाद में क्या बोला, प्रोडक्शन फंक्शन को भी हम दो अलग अलग टाइम पीरियड में पढ़ते हैं, वन इज शॉर्ट रन, वन इज लॉन्ग रन। अच्छा, अभी मैंने आपको केवल इतना सा बताया इस क्लास में, शॉर्ट रन का क्या मतलब समझना है, लॉन्ग रन का क्या मतलब समझना है। ठीक है, बाकी अब हम इस लॉन्ग रन शॉर्ट रन वाली बात को और आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को हम यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू।